जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः एक नए विषय वस्तु के साथ मेरी चैनल गणित की चौपाल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और मैं आज फिर से आपको जो विषय हमारा चल रहा था उसी को लगातार रखते हुए कक्षा 9वीं में गणित विषय में जो बहुपद चल रहा था इसकी प्रश्नावली 2.5 के कुछ सवाल मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताए थे। इसके कुछ सवालों के हल मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसमें मैंने सारे गुणनखंड करने वाले सवालों को शामिल किया है। तो दोस्तों ये प्रश्न है जिसमें हमको सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए इसका गुणनखंड करना है। यहाँ ध्यान रखना है, सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए गुणनखंड करना है। लेकिन जब भी आप ध्यान रखें कि गुणनखंड करना हो तो चर पद जिस घात के रूप में होता है उस चर पद का गुणनखंड या गुणांक, उस चर पद का गुणांक भी घात 2 में होना चाहिए। तो पहले उसे घात 2 में बदल ले। हमेशा ऐसे ही करना है आपको कि घात 2 या घात 3 में हो तो उसमें बदलना है। जैसे कि यहाँ x 2 की घात में है तो इसके साथ जो इसका गुणांक है वो भी 2 की घात में होना चाहिए। तो 9 जो है 3 की घात 2 बनता है। x आपका घात 2 में है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम, 3x की घात 2, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, कोष्टक लगाना जरूरी है। अभी बीच की टर्म को हमने कुछ नहीं किया, यहाँ y के साथ कोई गुणांक नहीं है इसलिए आप इसको y की घात 2 लिख सकते हैं। अब आप पहचानने की कोशिश करें कि किस प्रकार की सर्वसमीका है। तो देखो ये दोस्तों, ये a की घात 2 धन ये 2ab में बदला जा सकता है और ये है b की घात 2 बराबर होता है a धन b की पूरे की घात 2। अब आप देखेंगे कि क्या ये 2ab में बदला जा सकता है। तो 2 ये a है और ये b, तो 2 या 6xy हाँ बदला जा सकता है, मतलब ये सर्वसमीका लग जाएगी। अब आपको केवल ये देखना है दोस्तों, यहाँ a की जगह पर 3x है और यहाँ b की जगह पर y है। यहाँ से आपको पता लगेगा ये घात 2, तो a की जगह पे 3x है, b की जगह y है। बस अब इस मान को रख दीजिए, ऑटोमेटिक जो b वाली टर्म है वो भी इसके स्वरूप में आ जाएगी। देखिए a की जगह पर 3x है तो a की घात 2 मतलब 3x की घात 2 धन 2 गुणित a है 3x, b है y। देखें आप 6xy, ये 6xy ही है, धन b की घात 2 y की घात 2 बराबर हो गया दोस्तों a धन b। a है 3x धन b है y और इसकी घात 2। और जब किसी पद की घात 2 हो तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं गुणा के रूप में। तो 3x धन y की घात 2 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 3x धन y गुणित 3x धन y। तो देखिए दोस्तों ये हो गया इसका गुणनखंड। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। एक नया उदाहरण लिया है मैंने, ये प्रश्न नंबर 5 है। इसमें भी सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करना है। जब भी गुणनखंड करना हो तो जो अचर पद जिस घात में है उसके साथ वाला गुणांक भी उतनी ही घात में होना चाहिए। बस ये पहला नियम आप ध्यान रख लीजिए, इससे आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। अगर x 2 की घात में है, y 2 की घात में है, z 2 की घात में है तो उसके साथ वाला जो गुणांक है वो भी 2 की घात में बदल दो। अगर ये 3 की घात में है तो उनके साथ वाले गुणांक को 3 की घात में बदल दो पहले। लेकिन जो घात में नहीं लिखे हैं अभी उन पदों को हाथ नहीं लगाना, उनको अभी वैसे ही रहने दें। x 2 की घात में है तो जो 2 है वो दोस्तों √2 लिख पाएंगे क्योंकि 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं होते उनको हम √ में लिख देते हैं। तो ये इसकी घात 2, y अकेला है तो इसकी घात 2। लेकिन जो 8 है इसको अगर हम वर्ग में बदलेंगे तो गुणनखंड किए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम, तो इनका तो जोड़ा बनता है लेकिन इसका नहीं बनता, इसलिए ये वर्गमूल में चला जाएगा। तो 8 बनता है 2 वर्गमूल 2 z इसकी घात 2। और अभी इनमें घात 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, तो इनको अभी ऐसे ही लिख दो, 2 √2 xy धन 4 √2 yz माइनस 8xz। अब जो सवाल का स्वरूप है
उसको अगर मैं थोड़ा सा तुलना करता हूँ तो इसका स्वरूप मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों ये a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 ऋण 2ab धन 2ab धन 2bc धन 2ca जैसा लगता है। तो ये a धन b धन c की घात 2 के बराबर होगा। तो इस सवाल का स्वरूप इसके जैसा लगता है, लेकिन अभी स्वरूप में थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ धन आ रहा है, यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझ में आता है कि कोई ना कोई एक पद ऋणात्मक है। अब कैसे पता करें कौन सा पद ऋणात्मक है? तो देखना, यहाँ पर y और z दोनों धन के हैं, तो इसका मतलब या तो y भी ऋण का है और z भी ऋण का है, तो दोनों ही ऋण के हैं या दोनों ही धन के हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि दोनों धन के हैं, तो y भी धन का है और z भी धन का है, तो फिर बचता है x, मतलब x पद ऋण का है। इसलिए जहाँ भी x आएगा उसको हम ऋण में लिखेंगे और उसके लिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ऋण। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि y को ऋण का मान लें, z को ऋण का मान लें, क्योंकि ऋण गुणित ऋण धन होता है, ऋण गुणित ऋण धन होता है। तो फिर x को धन का मान लें, तब भी सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने y और z दोनों को धन का मान लिया है, इसलिए x को ऋण का हो जाएगा। देखो x के कारण यहाँ ऋण आ रहा है, x के कारण यहाँ ऋण आ रहा है, तो मैंने यहाँ x वाले पद को ऋण मान लिया। अब तुलना करने पर आपको मिलेगा a बराबर ऋण √2x, b बराबर दोस्तों आपको मिलेगा y, और c बराबर आपको मिलेगा 2√2z। ये जो तुलना की है, अब ये मान आप सूत्र में रख दीजिए, तो ये जो पद है अपने आप 2ab में टूट जाएंगे, ये भी ये 2bc में टूट जाएगा, ये भी अपने आप टूट जाएंगे, आपको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखें कैसे। अब हमने इसको सर्वसमीका में रखा, a की प्लेस पर मेरे पास मान है √2x इसकी घात 2 धन b की घात पर b y आ जाएगा, तो y की घात 2, c मेरे पास है 2√2z इसकी घात 2 है, तो 2ab a है ऋण √2x और b है मेरे पास y, ये रहा a और ये है b। अपने आप ये ऋण वाला भाग बन जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं सोचना। तो 2ab हो चुका है धन 2bc 2, b है मेरे पास y, c है मेरे पास 2√2z। ये अपने आप 2bc में बदल गया। इसमें देख ले आप, 2 दूना 4 √2yz अपने आप टूट जाएगा, आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना। धन 2ca 2 गुणित c ये रहा 2√2z, और a दोस्तों ये रहा -√2x बराबर a धन b धन c। तो a है ऋण √2x, b है मेरे पास y और c है मेरे पास 2√2z इसकी घात 2। और 2 घात है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं। तो ऋण √2x धन y धन 2√2z ऋण √2x धन y धन √2z। तो ये दोस्तों ये हो गया गुणनखंड। आइए एक का सवाल और लेते हैं दोस्तों। ये प्रश्न नंबर 8 है, इसमें भी गुणनखंड करना है, और गुणनखंड की सामान्य विधि ये है कि उस जो चर पद 2 की घात में हो तो उसका गुणांक 2 की घात में, अगर 3 की घात में हो तो 3 की घात में। पहले वो काम कर लीजिए। यहाँ a 3 की घात में है तो 8 को भी 3 की घात में बदलना होगा, और 8 होता है 2 की घात 3। यहाँ b के साथ कोई गुणांक नहीं है। आप यहाँ चाहें तो कॉमन ले सकते, नहीं भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ 6ab कॉमन आता है, तो ऐसा करने से 6 दूना 12a और यहाँ पर b इस तरह से आ जाता है। ऐसा करने से मुझे सवाल की जो डिज़ाइन है इस तरह से समझ में आती है कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3xy x धन y
इस तरह का ये सवाल बनता है और ये बराबर होता है आपका x धन y की घात 3। यहाँ पर x बराबर आपको 2a मिलता है और y बराबर आपको b मिलता है। x बराबर 2a और y बराबर b मिलता है। बस यही मान अब आप पूरे इसमें रख दीजिए। x की जगह पर 2a, y की जगह पर b, 3 गुणित x की जगह पर 2a, y की जगह पर b, x की जगह पर 2a, y की जगह पर b, x की जगह पर 2a, y की जगह पर b, इसकी घात 3। और अब इसका 3 बार गुणा कर दीजिए क्योंकि घात 3 है। तो 2a धन b, 2a धन b, 2a धन b, ये आपका गुणनखंड हो गया और आसानी से हो गए। बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको पहचानना है कि ये किस सर्वसमीका के स्वरूप का है, बस इतने में काम हो जाएगा। लास्ट सवाल दोस्तों, ये जो सवाल है आपका, इसमें भी गुणनखंड करना है और जब भी गुणनखंड करना हो तो जो चर पद है उसको जरूर देख लें। चर पद 3 की घात में है तो उसका गुणांक भी 3 की घात में होना चाहिए। तो 27 होता है दोस्तों 3 की घात, तो ये 3 की घात में हो गया। और जो 125 होता है 3 की घात में बदले तो 5 की घात 3 होता है। और अब इस तरह का जो आपके पास सूत्र है वो है a की घात 3 धन y की घात 3 का गुणनखंड के लिए वो सूत्र है a धन b, इसको हम b मान लें, a धन b, a की घात 2 ऋण ab धन b की घात 2। इस प्रकार का ये सूत्र है। अब आप तुलना करें तो a की जगह पर 3y है, b की जगह पर 5z है और ये मान अब आप रख दें सूत्र में। तो a की जगह पर 3y है, b की जगह पर 5z है, a की जगह पर 3y है, b की जगह पर 5z है, a की जगह पर 3y है, a की जगह पर 3y है, b की जगह पर 5z है, धन b की जगह पर 5z है। बस मान ही रखें सूत्र में और कुछ नहीं किया। सर्वसमीका में थोड़ा सा और हल कर दीजिए। 3y धन 5z इसी प्रकार रहेगा। अब इसकी घात 2 है, मतलब 3 तिया 9 y की घात 2, 3 पंजे 15 yz और 5 की घात 2 है मतलब 25 z की घात 2। बस दोस्तों ये यहीं पर इसका गुणनखंड हो जाता है, इसके आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से गुणनखंड वाले सवालों में बस एक बात का ध्यान रखिए, सबसे पहले जो चर पद जिस घात में उसके साथ वाला जो गुणांक है उसको भी उसी घात में बदल लीजिए, तो आपको सर्वसमीका का स्वरूप पहचानना आसान होगा और इस प्रकार से आप सवालों को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी आपको सवाल पहुँचाते रहेंगे, उनके हल पहुँचाते रहेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे आगे के वीडियो आप लगातार आपको प्राप्त होंगे। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।